तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे इसके प्रवेश द्वार पर 4 द्वार पंडित होते थे जो प्रवेश देते थे, और विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा लिया जाता था। जैसे आज भी आप देखते होंगे, जब आपको किसी यूनिवर्सिटी में प्रवेश लेना हो तो वहाँ पे एक पेपर, जो टेस्ट पेपर रखा जाता है। यहाँ पर ये देखा जाता है कि क्या आप इस विद्यालय के लिए आप टैलेंटेड हैं, क्या आप इस विद्यालय के प्रति योग्य हैं। अगर योग्य हैं तभी जा कर के आपकी उसमें प्रवेश हो जाती है। इसी तरीके से ये भी था, और इस विश्वविद्यालय को नए सिरे से पुनर्जीवित करने का प्रयास हो रहा है। और यह कार्य जो है APJ अब्दुल कलाम के मार्गदर्शन में प्रारंभ हुआ था, और डॉक्टर अमर्त्य सेन एवं अन्य देख रेख में यह चल रहा है। और अमर्त्य सेन के बारे में आपको पता है, इनको इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज मिला है ना, सबसे बड़ा प्राइज होता है। और इन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को अपना फादर कहा, पिता कहा, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। बिहार के स्मारक, मगध की राजधानी है ना, तो मगध की राजधानी यहाँ पर देखिए गिरिब्रज हो जाएगी, जिसको राजगीर कहते हैं या पाटलिपुत्र कहें, है ना। तो बाद में जैसे मगध की राजधानी आप देखिएगा, सबसे पहले जब हर्यक वंश ने जब अपना शासन प्रारंभ किया, हर्यक वंश ने, तब इसने अपनी राजधानी गिरिब्रज बनाई थी राजगीर में। और यही वजह था कि अजातशत्रु के समय में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन जो होता है यही राजगीर में होता है। बाद में यहाँ का एक सम्राट था हर्यक वंश का, जिसका नाम है उदयन। उदयन ने अपनी राजधानी राजगीर से यानी कि गिरिब्रज से स्थानांतरित करके यह पाटलिपुत्र में स्थापित कर दिया, है ना। उसके बाद यहाँ पे देखिए नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा गुप्त वंश के शासनकाल में कुमार गुप्त ने इसका निर्माण करवाया। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में है, और पाल वंश के शासक धर्मपाल ने इसका निर्माण करवाया। अंतिम रूप से बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। अंतिम रूप से पूछा जा सकता है आपसे कि अंतिम रूप से बौद्ध धर्म को संरक्षण किसने दिया, तो यही पाल वंश ने ही दिया था, है ना। और यहाँ पर देखिए बोध गया, महात्मा बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, यहीं पर बोध गया में ही। और पीपल के वृक्ष के नीचे जैसे एक सम्राट है जिसका नाम है शशांक है, गौड़ वंश का सम्राट था, शैव धर्म को मानने वाला था, है ना। और इसको सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म से नफरत थी। और यही वजह था कि महात्मा बुद्ध को जहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई, उस पीपल के वृक्ष को ही इसने कटवा दिया। बाद में कनिंघम के द्वारा इस वृक्ष को यहाँ पर लगाया गया, है ना। यहाँ पर देखिए वैशाली महावीर का जन्मस्थली है, और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर ये हो जाते हैं। और 24वें तीर्थंकर महावीर को ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। सूफी संतों का केंद्र है बिहार, सूफी संतों का केंद्र बिहार हो जाएगा। और अशोक के स्तंभ देखिए नंदनगढ़, लौरिया और तथा कोल्हुआ से प्राप्त हुआ है। आप देखिए मोतिहारी का यानी कि पूर्वी चंपारण में केसरिया बौद्ध स्तूप है, और विश्व का सबसे ऊंचा तथा बौद्ध स्तूप हो जाएगा, ये सबसे ऊंचा। अगर हम भारत में जो खुदाई जो चल रही है, अगर खुदाई करवा दिया जाए, है ना, तो हर जगह बौद्ध का ही साक्ष्य मिलेगा, प्रमाण मिलेगा आपको, है ना। ये बौद्ध वाले थोड़ा कमज़ोर हैं, भारत के ही लोग हैं, कमज़ोर हैं, नहीं तो हर जगह आपको बौद्ध में ही होता है ना, हर जगह। और इनको प्रमाण भी है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि सच्चाई को शक्ति के सामने भी हारना पड़ता है। जैसे आप देखिए बहुत ऐसे चीज़ है, गलत लोग जहाँ पे 20 होगा ना, वहाँ पे 2 लोग भी अगर सच बोलने वाला होगा तो उसके सामने क्या हो जाता है, वो हार जाता है, नतमस्तक हो जाता है। भले बाद में उसकी जीत होती है, लेकिन तब तक समय बहुत ज़्यादा लग जाता है। इसलिए अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो बौद्ध का तो सबसे ज़्यादा, पूरा भारत तो बौद्ध में ही है, अखंड भारत में। दूसरा जो धर्म यहाँ पर आकर के कैसे अधिकतर हिंदू धर्म वाले इस बात को तथाकथित, है ना, कहते हैं कि यहाँ पर हिंदू मस्जिदों को तोड़ करके, है ना, मस्जिद को तोड़ करके क्या बनाया गया,
मंदिर बनाया गया। तो इसी तरह से जो बाहरी जो हिंदू धर्म के जो लोग थे उन लोगों ने भी तो तोड़ करके बौद्ध मंदिर को तोड़ करके वो लोग भी तो बना दिया, है ना। तो भारत के जो 85-90% जिनकी समुदाय है, जिनकी आबादी है, अगर वो कहीं जग जाएंगे, वो तो सोए हुए, उनको पता ही नहीं है हम किसी दूसरे का, है ना, धर्म लेकर के ढो रहे हैं। देखिए इस बात पे बुरा नहीं मानिएगा, आप बहुत पढ़िए लिखिएगा तभी पता चलेगा, है ना। बहुत पढ़े लिखिए। जैसे यहाँ पर एक सर्वे आया हुआ था, उसमें कहा गया है कि जितने भी लगभग 85% जो लोग हैं, है ना, 85% जो लोग हैं जिसमें ओबीसी आते हैं, है ना, एससी आते हैं और एसटी आते हैं, ये सारे लोग आते हैं। ये सारे लोग जो हिंदू अपने आप को कहते हैं, तो एक ज़माने में यही सारे लोग बौद्ध थे, यही सारे लोग बौद्ध थे और इन्हीं का तो शासन था। बाद में ये सबसे कमज़ोर समुदाय में आज शामिल हो गए, सबसे ज़्यादा कमज़ोर समुदाय में। खैर एनीवे आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो गोलघर की बात करें यहाँ पर, तो गोलघर कहाँ पे है? गोलघर पटना में है और यहाँ पे देव का सूर्य मंदिर जो औरंगाबाद में है और जल मंदिर पावापुरी में। और यहाँ से सवाल पूछा गया है, यहाँ से सवाल पूछा गया है। गोलघर कहाँ? पटना में। देव सूर्य मंदिर बहुत बार पूछा गया यहाँ पर, कहाँ पे? औरंगाबाद में। जल मंदिर कहाँ पे? तो पावापुरी में हो जाएगा, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। महाबोधि मंदिर, है ना, महाबोधि मंदिर कहाँ पे है? तो गया हो जाएगा, है ना। और नालंदा विश्वविद्यालय के निर्माण में ईंट, पत्थर आदि का इस्तेमाल किया गया है। सीमेंट की जगह यहाँ पर सुर्खी का, चूना का, उड़द की दाल, छुआ तथा गोंद आदि का प्रयोग किया गया यहाँ पर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अध्याय 6 में प्रवेश करते हैं। अध्याय 6 से, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। सिंचाई के साधन, है ना। यहाँ पर कहता है कि कौन सी फसल को ज़्यादा पानी चाहिए और यह किस मौसम में बोया जाता है, किस मौसम में बोया जाता है। तो यहाँ पे खरीफ जो जून जुलाई में बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है। कौन सा? खरीफ। देखिए खरीफ से पूछा जाता है कि खरीफ फसल में कौन कौन हो जाएगा। तो खरीफ में देखिए धान हो जाता है ना। धान के बाद क्या हो जाएगा? मक्का हो जाएगा। धान, मक्का हो जाएगा। मूंगफली हो जाएगा, मूंगफली। और मूंगफली के बाद क्या है? बाजरा। यहाँ पे बाजरा भी हो जाएगा। और बाजरा के बाद क्या है? जैसे सोयाबीन भी हो जाएगा, शकरकंद भी हो जाता है ना। सोयाबीन भी है, सोयाबीन, और शकरकंद भी हो जाएगा, शकरकंद, है ना, शकरकंद, है ना, ये हो जाता है। उसके बाद देखिए कहता है यहाँ पर कौन सी फसल में कम पानी चाहिए और किस मौसम में बोया जाता है? रबी। तो रबी देखिए अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और जनवरी फरवरी में काट लिया जाता है। तो रबी फसल जो है यह पूछा जाता है अक्सर। तो रबी फसल में आपका गेहूं हो जाएगा, गेहूं याद रखिएगा। गेहूं के बाद जौ, क्योंकि जो लोग गांव देहात से बिलोंग करते हैं उन लोगों को इसको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद इसमें जी रहे हैं। गेहूं हो जाएगा, जौ है, सरसों, है ना, सरसों हो जाएगा, मटर हो जाएगा। उसके बाद आलू हो जाएगा, है ना। आलू देखिए, एक और चीज़ है राई, है ना, तंबाकू, तंबाकू, अलसी, तंबाकू, है ना। उसके बाद अलसी, ये सारा चीज़ें हो जाता है ना। रबी फसल में गेहूं, जौ, सरसों, मटर, आलू, राई, तंबाकू, अलसी हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए कहता है कि परंपरागत रूप से लोग नदियों, तालाबों और कुओं से सिंचाई करते थे, पर अब नलकूप, बोरिंग आदि जैसे और भी साधन यहाँ पे क्या है? उपलब्ध है। चलिए नेक्स्ट आज समाप्त कर दिया जाए, ज़्यादा अब नहीं है ना, ताकि हम लोग दूसरे क्लास में प्रवेश करें। 7th क्लास में हम लोग 6ठा में प्रवेश करें, फिर 7वां में, है ना। अध्याय 7 जितना खाओ उतना पकाओ। शेखपुरा में बारात। आप लोग टॉपिक जरूर पढ़ लीजिएगा, टॉपिक पढ़िएगा तो बड़ा मजा आएगा। खाना खाकर 20 लोग बीमार। कम अवधि तक संरक्षित रहने वाला खाद्य पदार्थ कौन कौन है ना। और लंबी अवधि तक संरक्षित रहने वाला खाद्य पदार्थ कौन कौन है ना। खुद से इसको बनाइए। आगे आते हैं। रोश की जंग मलेरिया के संग, है ना। मलेरिया एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाली एक संक्रामक, है ना, यह बीमारी है, रोग है। देखिए मलेरिया यह एक प्रोटोजोआ जनित रोग है। मलेरिया एक प्रोटोजोआ, है ना, प्रोटोजोआ जनित यह एक रोग हो जाता है, प्रोटोजोआ जनित रोग। और मलेरिया की अगर हम लोग बात करें तो ये मलेरिया जो है यह प्लाज्मोडियम परजीवी से फैलता है। प्लाज्मोडियम, है ना,
प्लाज्मोडियम परजीवी से फैलता है। और यहाँ पर देखिएगा कि एक मच्छर के काटने से यह फैलता है जिसका नाम है मादा एनाफिलीज मच्छर। एनाफिलीज मच्छर। देखिए इस धरती पे सबसे ज़्यादा शक्तियाँ जिसके पास है उसी के पास सबसे ज़्यादा, है ना, खून चूसने का शक्ति होता है। जैसे देखिएगा नर जो है ना खून नहीं चूसता, नर खून नहीं चूसता, मादा खून चूसती है। हमेशा मच्छर जो भी काटेगा समझिए वो पुरुष नहीं होगा, है ना, वो मादा होगा। उसी तरीके से देखिएगा भले लोग अपने आप को कहें शेर हैं, है ना, लेकिन असली जो रियल में जो शक्ति होता है वह शेरनी के पास ही है। शेर को इतना औकात नहीं है शिकार करना, शेर के पास इतना हिम्मत नहीं है शिकार करने का, इसीलिए शेरनी जो है वो शिकार करती है ना। शेरनी शिकार करती है और जब शेरनी शिकार कर लेती है तो उसके शिकार पर शेर जाकर के कब्जा कर लेता है, ये इसकी आदत होता है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आपका मलेरिया। और मलेरिया जो है ये प्रोटोजोआ जनित रोग हो जाता है ना। और प्रोटोजोआ जनित रोग में एक मलेरिया ही नहीं है, मलेरिया के साथ आप काला जार भी देख सकते हैं, काला जार हो जाएगा। और काला जार के बाद पेचिस भी है प्रोटोजोआ जनित रोग। पेचिस के बाद यहाँ पे सोने की बीमारी जिसको अनिंद्रा बोलते हैं, सिस्सी मक्खी के काटने से होता है सोने की बीमारी, है ना। जब साइंस आप लोग पढ़िएगा तो यहाँ पर बीमारी भी पढ़ना है। प्रोटोजोआ जनित रोग हो जाएगा, है ना, वायरस जनित रोग है, बैक्टीरियल, ये सारा चीज़ें आपको पढ़ना है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक। और एक और भी है जिसको हम लोग पैरिया कहते हैं। तो ये सब जो बीमारियां हम लोग देख रहे हैं यह होता है आपके प्रोटोजोआ के कारण, ये होता है प्रोटोजोआ के कारण होता है। और प्रोटोजोआ जनित रोग है ये कौन सा, तो मलेरिया हो जाएगा, है ना, मलेरिया हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए मलेरिया के बारे में सर्वप्रथम रोनाल्ड रास ने ही बताया। और रॉस का जन्म है भारत में उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा नामक शहर में इसका जन्म हुआ था। और यहाँ पर देखिए कहता है कि कुनैन की पत्तियाँ छाल से इसका इलाज होता है, किसका, मलेरिया का। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया आपके साइंस में ही कि मलेरिया के इलाज के लिए किसके छाल का इस्तेमाल किया जाता है, किसके पत्तियों का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये कुनैन की पत्तियां हैं। और मादा एनाफिलीज मच्छर से यह रोग फैलता है ना। चलिए समाप्ति ही है। तो मैंने नक्श बनाया बिहार के मानचित्र का अध्ययन, है ना, और ऐसा कुछ अब नहीं है। हमारी फसलें, हमारा खान पान, है ना, सर्दी में रबी कौन फसल लगते हैं, गेहूं, सरसों, जौ, धनिया, गाजर, आलू, प्याज, टमाटर, मटर रबी में। और यहाँ जायद भी देख सकते हैं, जायद में क्या है, तो ये जायद वाला जरूर याद रखिएगा, अक्सर पूछा जाता है। जायद में देखिए गर्मी के समय में तरबूज, खीरा, ककड़ी, उड़द, मूंग, सोयाबीन, आमतौर पर जायद फसल सबसे कम समय में उपजाई जाती है। और बरसात में लगाई जाने वाली फसल को हम लोग खरीफ फसल कहते हैं, सर्दी में लगाई जाने वाली फसल को रबी कहते हैं, और गर्मी में लगाई जाने वाली फसल को जायद फसल कहा जाता है ना। एकदम 5वीं क्लास के बच्चों के लिए है ना। तो ये हो जाता है बिहार का मानचित्र पर आधारित सवाल। क्या है, पर्यावरण विषय में इस पर आधारित कोई प्रश्न नहीं दिया गया। भोज्य पदार्थों में आपको पता ही होगा, है ना, क्या है। तो यहाँ पर देखिए इडली डोसा, पाव भाजी, लिट्टी चोखा, मछली चावल, दाल रोटी। इडली डोसा जो है अधिकतर आपको गुजरात साउथ में मिलेंगे, पाव भाजी मुंबई में लोग खा करके रह जाते हैं, लिट्टी चोखा बिहार में बहुत फेमस है, मछली चावल पश्चिम बंगाल में बहुत फेमस है, दाल बाटी राजस्थान में एक अनोखा ये सब है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर कहता है कि जंतु जगत सुरक्षा संरक्षण, सिद्धार्थ और देवदत्त की कहानी बिहार के पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य है, और बेगूसराय में कांवड़ झील हो जाएगा। और राष्ट्रीय उद्यान और बिहार के उद्यान विविध में से खुद पढ़े और पुस्तक में कोई सवाल नहीं है ना। बिश्नोई, हाँ यहाँ पे इसको देख लीजिए, बिश्नोई राजस्थान की एक जनजाति है और ये वन तथा वन प्राणियों की रक्षा करते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इस बार चर्चा में रहे हैं। और यहाँ पर देखिए पूछा जा सकता है कि विश्व विकलांगता दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व विकलांगता दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। ब्रेल लिपि एक खड़े आयताकार स्लेट में 6 बिंदुओं को उभार कर लिखा जाता है। नेत्रहीन बच्चे जिनको दिखाई नहीं देता, इन उभरे बिंदुओं को अंगुलियों के स्पर्श से समझ जाते हैं, है ना। पानी और हम, पानी कहाँ से लाते हैं, कुआं, नल, हैंडपंप, नहर,
बिहार में भयंकर बाढ़ आया था, 18 अगस्त 2008 में आया, बहुत सारे जान माल की क्षति भी हुई थी यहाँ पे। उसके बाद सौर कुकर, सूर्य की ताप से खाना, सूर्य की शक्ति को हम कई प्रयोग में लाते हैं, इसे सौर ऊर्जा कहते हैं। सौर कुकर की दीवारें और पेंदी काले रंग में पोती होती है, ऊपरी ढक्कन पारदर्शी कांच का होता है, उसमें लगा दर्पण प्रकाश की किरणों को अंदर रखी खाने की चीज़ों पर डालता है, इससे एल्युमिनियम के डब्बे में रखा खाना पक जाता है। सौर ऊर्जा से छोटी छोटी बैटरियाँ भी चार्ज हो जाती है ना, छोटी छोटी बैटरियाँ भी चार्ज हो जाती हैं। चलिए, हमारा जंगल लास्ट ही है, खत्म किया जाए। हमारा जंगल, यहाँ पर देखिए वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान में बाघ का मुख्य रूप से संरक्षण किया जाता है और हिरन पौधा खाता है और बाघ हिरन को, अगर बाघ खत्म हो गए और हिरन की संख्या बढ़ जाए तो क्या होगा, पेड़ों की संख्या में कमी आ जाएगी और पर्यावरण संतुलन क्या होगा, बिगड़ जाएगा, है ना। धरहरा की परंपरा, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, भागलपुर जिले में नौगछिया प्रखंड में यह परंपरा प्रचलित है, इम्पोर्टेंट है, VVI है। धरहरा की परंपरा पूछा जा सकता है, किस जिले में, भागलपुर में। भागलपुर से संबंधित एक बिहुला जो कलाकारी है वो पूछा गया था 70वीं पीसी में। बेटियों के जन्म को पर्यावरण संरक्षण का अवसर मानते एक उत्सव का रूप दिया गया और बेटियों के जन्म पर 10 पौधा लगाए जाते हैं। अध्याय आपको 16 है, चलो सर्वे करें, है ना, कोई ऐसा कुछ नहीं है। और इस तरह से आपका आज का जो सेशन है हमारा पर्यावरण, है ना, 5वीं क्लास का जो शिक्षा, सर्व शिक्षा की जो पुस्तकें है, SCERT की जो पुस्तकें हैं, ये समाप्त होता है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पर्यावरण 6ठा क्लास में भी है, 7वां 8वां सब में है, ज्योग्राफी का एक पार्ट है जिसको हम लोग खत्म कर लें। तो पर्यावरण से जो 10 प्रश्न पूछे जाते हैं आपके PRT में, एक भी प्रश्न गड़बड़ नहीं होगा, है ना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।